सर, पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि पिछले 90 सालों से जनमानस में धारणा बनी हुई है कि गांधी जी अगर चाहते तो सरदार भगत सिंह को बचा सकते थे। इसमें आपकी क्या राय है? जी, आपका जो प्रश्न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसे ही पिछले 60-70 सालों से ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमेशा रिपीट किया जाता है, जिसका कोई सारगर्भित जवाब सामान्य जनधारणा में, सामान्य जनमानस में आज तक नहीं पहुंचा है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं। क्या गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? इसकी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि जो भी घटनाक्रम है 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक और तीसरे दशक में, तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है इस प्रश्न के रिप्लाई के लिए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत की राजनीतिक स्थिति पर विचार करने के लिए हिंदुस्तान में आता है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर इस कमीशन का अपोज होता है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं शामिल था। भारत की राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार हो और भारत के लोगों का कोई रिप्रेजेंट करने वाला ना हो, यह चीज हिंदुस्तान की राजनीति को पसंद नहीं आई। साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ। इसी दौरान साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचती है। लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले और युवा सभा के आह्वान पर साइमन कमीशन का बायकॉट होता है। 30 अक्टूबर 1928 को एक लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और अगले 2 हफ्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु और इस लाठीचार्ज के भयावह स्थिति को देखकर युवाओं में आक्रोश फैला और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसके सदस्यों ने इस कृत्य को अपना अपमान समझा, हिंदुस्तान का अपमान समझा और इसका बदला लेने की ठानी। जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को इन लोगों ने टारगेट पर रखा। यद्यपि जेम्स स्कॉट की जगह जॉन पी सैंडर्स की हत्या हो जाती है। 17 दिसंबर 1928 को पी सैंडर्स को गोली मार दी जाती है, केवल इस भ्रम में कि लाहौर का एसएसपी स्कॉट है, जबकि वो सैंडर्स थे। युवा पुलिस अधीक्षक, 21 वर्ष उम्र थी सैंडर्स की। बताते हैं कि राजगुरु ने निशाना अच्छा था और उन्होंने एक ही फायर से सैंडर्स धराशायी हो जाता है। उनके साथ एक आरक्षी चंदन सिंह पीछा करने का प्रयास करते हैं और चंद्रशेखर आजाद ने उनको गोली मार दी, यद्यपि भगत सिंह उसमें मौजूद नहीं थे उस समय। इस हत्या के सीधा किसी की पहचान नहीं हुई, सीधा किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई, मौके पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गवाह नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला कि किसने मारा है। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन को ये शंका थी कि यही सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ही इसमें इन्हीं का हाथ होगा। इसी दौरान एक और घटना घटती है। 8 अप्रैल 1929 को नेशनल असेंबली पर एक बम धमाका होता है। नेशनल असेंबली के अंदर सत्र चल रहा था और उस सत्र के दौरान जो बेंचेस खाली थी उसी के बीच में बम विस्फोट किया जाता है। वो हल्के विस्फोटक थे, जिसमें भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त मौके पर मौजूद थे और उन्होंने नारे लगाए और पर्चे फेंके गए और ब्रिटिश इंडिया के शासन प्रशासन और उनकी नीतियों का विरोध किया गया और मौके पर ही गिरफ्तारी हो जाती है। यद्यपि इस कृत्य के लिए ब्रिटिश कानून में फांसी की सजा नहीं थी,
12 जून 1929 को इस असेंबली कांड के लिए भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी जाती है। जेल के अंदर जाते हैं, वहां पर कैदियों के बीच भेदभाव और जेल की क्वालिटी पर वहां भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इस भूख हड़ताल के कार्यों को बाहर जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया और भगत सिंह की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो है चिंतित हो गई। उसी दौरान एक युवा राष्ट्रभक्त जतीन नाथ दास की 13 दिसंबर 1929 को 63 दिन की भूख हड़ताल पर मृत्यु हो जाती है। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा जाती है। उसी दौरान 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी अंदर हो जाते हैं और इस नेतृत्व शून्यता की स्थिति में 1 मई 1930 को इरविन ने राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया। राष्ट्रीय आपात लागू करके एक रणनीति बनाई गई और एक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन किया। हाई कोर्ट लाहौर के 3 जजों के एक पैनल के तहत एक ट्रिब्यूनल गठित करके लाहौर षड्यंत्र और सैंडर्स हत्याकांड के ट्रायल को हैंडओवर कर दिया जाता है। इस तरह से हाईकोर्ट के स्तर पर ट्रायल शुरू करा के ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने न्याय की सामान्य प्रक्रिया को छोटा कर दिया। अब इस ट्रायल में कन्विक्शन होने पर केवल प्रीवी काउंसिल में ही अपील की एक अल्टरनेट था। क्वेश्चन ये भी था कि क्या इस न्यायिक प्रक्रिया को गवर्नर जनरल को पावर है छोटा करने का, या ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसकी कोई अनुमति किया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन ट्रायल कोर्ट में उठाए गए और भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 का हवाला देते हुए एक डिफेंस में कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कि हमको ट्रिब्यूनल गठित करने का पावर है, लेकिन भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति में ही ट्रिब्यूनल गठित करने का पावर था। वो भी एक अध्यादेश की एक लिमिटेशन होती थी। उस अध्यादेश के लिमिटेशन पे कोई ऐसा स्टेटरी चेंज नहीं कर सकते थे जैसा कि उन्होंने ट्रिब्यूनल गठित करके किया और फास्ट ट्रायल करते हुए सैंडर्स मामले को कंक्लूड करने का प्रयास किया जाता है। देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग जो है इस सैंडर्स कांड में गवाह बनाए जाते हैं और उनके ही जो है खुफिया के द्वारा ब्रिटिश इंडिया इन युवाओं को सजा देना चाहती थी, जिसमें हंसराज बोहरा मुख्य थे। वो भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन के सदस्य थे और उनकी गवाही और उनके ही सुराग पर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में ट्रायल में लिया गया, जिसमें उन्होंने सबके नाम लिए। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मृत्युदंड की सजा दी गई और इसमें भगत सिंह पर सीधे षड्यंत्र का, चूंकि भगत सिंह या कोई मौके पर था नहीं, इसलिए इनको 120B में इनको षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको मौत की सजा दी जाती है, राजगुरु सुखदेव को। और इस दौरान ब्रिटिश इंडिया ने सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली कांड को कनेक्ट करने के लिए लाहौर और सहारनपुर में एक स्थान की खोज करते हैं और कहते हैं कि यहाँ बम बनाए जाने के कारखाने थे। इस तरह से सैंडर्स हत्याकांड, असेंबली कांड और बम निर्माण को जोड़कर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और 21 अन्य लोगों पर आरोप बनाया जाता है।
और ये आरोप बनाकर 7 अक्टूबर 1930 को कन्विक्शन हो जाता है और मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। इसी दौरान 30 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया जाता है। उस समय गांधी जी जेल के अंदर थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग थी कि गांधी जी को रिहा किया जाए, अन्य सत्याग्रहियों को रिहा किया जाए, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि जो भगत सिंह पर ट्रायल हो रहा है वो गैर कानूनी ढंग से कोर्ट का ट्रिब्यूनल का सृजन किया गया है और वो विधि के विरुद्ध है और ऐसे ट्रायल की हम निंदा करते हैं। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो डिनायल किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए, वो हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर था भगत सिंह जैसे युवाओं के बारे में डिफेंस लेने का। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर रहे थे। युवाओं को, भारतीयों को उनसे ज़्यादा अपेक्षा थी, लेकिन साधारण जनता विधि की विशेषज्ञ नहीं थी और उनकी जो अपेक्षाएं गांधी से थी वो कानूनन संभव नहीं थी। प्रीवी काउंसिल के में अपील खारिज हो जाने के बाद केवल किंग ऑफ द इंग्लैंड जो है ब्रिटेन के राजा को ही पावर था इस सजा को माफ करने का। जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटेन के महाराजा थे और मैकडोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर थे। लेबर पार्टी की सरकार थी। ये लेबर पार्टी वही है जो सन 1945 के दौरान भारत की आज़ादी के लिए नेशनल चुनाव में एक अपने एजेंडे में रखा। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अगर हम पार्टिसिपेट होते, उस समय तक हमारी अपील भी नहीं खारिज हुई थी और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट पर और वहाँ के व्यवस्था पर हम दबाव बना सकते थे। लेकिन हमने कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से, राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले भगत सिंह के मुद्दे को कभी भी जो है प्राथमिकता नहीं दी गई। जनवरी में 31 में छूट कर आते हैं। 11 फरवरी 1931 को पंजाब की एक रक्षा समिति ने प्रीवी काउंसिल के आर्डर के खिलाफ, प्रीवी काउंसिल में कन्विक्शन आर्डर के खिलाफ अपील करते हैं और अपील खारिज हो जाती है। पंजाब की रक्षा समिति ने केवल इसी बात पर क्वेश्चन उठाया था कि क्या गवर्नर जनरल को पावर है इस तरह के ट्रिब्यूनल गठित करने का, इस तरह के सीआरपीसी और आईपीसी और कन्विक्शन करने का और कोर्ट का इस तरह से ट्रिब्यूनल को कंस्ट्रक्ट करने का क्या पावर है। अगर इनको पावर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को पावर है। अपील खारिज कर दिया गया। उस अपील के खिलाफ जो दया याचिका थी वो केवल किंग ऑफ द ब्रिटेन को ही पावर था। गवर्नर जनरल के सामने गांधी जी का प्रयास मात्र छलवा था। गांधी जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, बैरिस्टर थे। उनको पता थी कि अपील और मर्सी अपील और दया याचिका और कहाँ कैसे मदद किया जा सकता है। न तो गांधी इरविन पैक्ट में पावर थी किसी को। अगर गांधी इरविन पैक्ट में उठाते तो गवर्नर जनरल को पावर नहीं था। उसके बाद भी लगातार जो प्रयास का दिखावा दिया वो भी एक छलना था। जब प्रीवी काउंसिल से सजा हो गई है तो आपकी दया याचिका, आपका जो है कोई भी प्रयास हिंदुस्तान के सिस्टम में नहीं चल सकती। वो केवल ग्रेट ब्रिटेन के राजा को ही पावर था, जो अब अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को पावर है। इस तरह से देखते हैं 14 फरवरी 31 को दया याचिका खारिज हो जाती है। 17 फरवरी 31 को गांधी इरविन पैक्ट करते हैं। 14 फरवरी को दया याचिका खारिज होती है। 17 फरवरी को गांधी इरविन पैक्ट करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी सत्याग्रह से बैकफुट पर आते हैं
नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। इन सब छोटे छोटे मुद्दों पर आपने कंसंट्रेट थी कांग्रेस, जबकि हाथ से निकल रहा था समय। युवा आक्रोश, युवा भावनाएं भगत सिंह के साथ थी। राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय को टाल रही थी। यद्यपि भगत सिंह जैसे लोगों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय के सम्मान में, देश के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले इस भगत सिंह के लिए कोई प्रयास नहीं था। यद्यपि भगत सिंह चाहते थे कि किसी भी तरह की कोई दया याचिका न फाइल की जाए। उन्होंने 20 मार्च 31 को